नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे सीरियल किलर की जिसकी हत्या और बलात्कार करने के तरीकों से पूरी दुनिया कांप उठी थी। लोगों में उसका इतना आतंक था कि लोगों ने उसका असली नाम बदलकर एक नया नाम दे दिया था, जिसमें उसकी हैवानियत का एक कतरा दिखता था। उसने 12 मर्डर्स, 11 ब्रूटल बलात्कार और 14 हाफ मर्डर्स किए थे, जिसका असली नाम रिचर्ड रामिरेज था, पर लोग उसे द नाइट स्टॉकर के नाम से बुलाते थे। रिचर्ड रामिरेज एक सीरियल किलर था जिसने सन 1984 के जुलाई से लेकर 1985 के अगस्त तक कैलिफोर्निया शहर में आतंक मचा दिया था। रिचर्ड रामिरेज का जन्म 29 फरवरी 1960 में टेक्सास सिटी के एल पासो में हुआ था। वो अपने 5 बहन और भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता एक पुलिसमैन थे जो शराब के नशे में अपना आपा खो बैठते थे और अपनी पत्नी और बच्चों को मारा करते थे। यही सब देखते हुए रिचर्ड ने 10 साल की छोटी उम्र में ही शराब पीना और गांजा फूकना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में रिचर्ड, जिसे उसके घर वाले अक्सर रिची के नाम से पुकारा करते थे, वो अपने कज़न मिगेल से काफ़ी इंस्पायर हुआ। मिगेल यूएस आर्मी में था और वियतनाम वॉर के दौरान वो खुद एक सीरियल किलर और रेपिस्ट बन चुका था। वो रिचर्ड को उन वियतनामीज लड़कियों की तस्वीरें दिखाया करता था जिनका उसने रेप किया था, जिनके उसने बॉडी पार्ट्स काटे और कभी कभी जिनका सर उसने धड़ से अलग कर दिया था। अपने पकड़े जाने के बाद रिचर्ड ने पुलिस को बताया था कि उस समय उन तस्वीरों को देखकर उसे घिन नहीं आती थी, बल्कि वो उससे आकर्षित होता था। मिगेल ने रिचर्ड को कई मिलिट्री स्किल्स भी सिखाई थी, जैसे कि दबे पांव किसी का मर्डर किस तरीके से किया जाता है और रात को किस तरीके से छुपकर जासूसी की जाती है। अपने घर में वायलेंस से बचने के लिए रिचर्ड ने पास ही कब्रिस्तान में सोना शुरू कर दिया था। जिस दिन उसके कजिन मिगेल ने अपनी बीवी को गुस्से में गोली मारकर हत्या की थी, उस दिन रिचर्ड भी उसी के साथ मौजूद था। उसने बाद में पुलिस वालों को बताया कि उस मर्डर को विटनेस करना उसके लिए चौंका देने वाला नहीं था, बल्कि उसको आनंदित करने वाला था। मिगेल के लॉयर्स ने बताया कि वियतनाम वॉर के कारण उसे PTSD हुआ था, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और इसलिए उसे छोड़ दिया गया। उसके थोड़े टाइम बाद रिचर्ड अपनी बड़ी बहन रूथ और उसके पति रॉबर्ट के साथ शिफ्ट हो गया। वहां जाने के बाद रिचर्ड और भी बिगड़ गया। मिगेल, रॉबर्ट और रिचर्ड रातों में लड़कियों का पीछा करने लगे और उनके घर की खिड़कियों से उन पर जासूसी करने लग गए। इसी समय के दौरान रिचर्ड को सैटनिज्म यानी कि शैतान की पूजा और ऑकल्ट यानी कि जादू टोना में भी रुचि बढ़ने लगी। जब रिचर्ड 18 साल का हुआ, उसने अपनी फैंटेसीज का शिकार मासूम लड़कियों को बनाना शुरू कर दिया। वो लड़कियों का रेप करने लगा। 1982 में 22 साल की उम्र में रिचर्ड कैलिफोर्निया चला गया। वहाँ उसे कोकेन की एडिक्शन हो गई, जिसको पूरा करने के लिए वो लूटपाट करने लगा। 10 अप्रैल 1984 को रिचर्ड्स ने अपना पहला मर्डर किया। 9 साल की मी लियो अपने भाई के साथ अपना गुमा हुआ $1 का नोट ढूंढ रही थी, जब रिचर्ड ने उसे बहला फुसलाकर अपने बेसमेंट में बुला लिया, और जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचे, रामिरेज ने उसे बेरहमी से मारा और उसका रेप किया। दुख की बात तो ये है कि इस मर्डर का पता 2009 तक नहीं लग पाया था। 2009 में रिचर्ड का DNA सैंपल क्राइम सीन पर मिले सैंपल से मैच हुआ और इस मर्डर के साथ भी उसे लिंक कर दिया गया। 10 अप्रैल 1984 के कुछ समय बाद ही रिचर्ड काफ़ी एक्टिवली मर्डर करने लगा। 28 जून 1984 में जेनी विंको अपने अपार्टमेंट में मरी हुई पाई गई। जेनी को उसकी नींद में ही इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसका सर धड़ से लगभग अलग हुआ मिला। रिचर्ड के इस मर्डर से उसकी सीरियल किलिंग स्टार्ट हुई। वो लोगों के घर में घुसता, रेप करता, मर्डर करता और चोरी करके भाग जाता, जिससे वो अपना रेंट पे कर सके और कोकेन के एडिक्शन को सपोर्ट कर सके। 1985 के 17 मार्च को रिचर्ड 22 साल की मारिया हर्नांडेज के घर में घुसा और जैसे ही मारिया अपने गैरेज में गाड़ी पार्क करके बाहर निकली, रिचर्ड ने उस पर गोली चला दी। मारिया ने अपने आप को बचाने के लिए हाथ ऊपर किया। गोली उसके हाथ में गाड़ी की चाबी पर लगी। मारिया तो बच गई थी, लेकिन उसने मरने का नाटक किया। अंदर उसकी रूममेट ओकाजाकी ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो किचन के काउंटर के पीछे छुप गई, लेकिन जैसे ही सब शांत हुआ तो वो धीरे से अपना सर ऊपर करने लगी।
तभी रिचर्ड ने उसके सर पे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और वहां से भाग गया। सिर्फ चंद घंटों बाद रिचर्ड ने वेरोनिका नाम की लड़की को उसकी गाड़ी से बाहर निकाला और उसको 2 बार गोली मारकर हत्या कर दी। 27 मार्च 1985 को रिचर्ड एक ऐसे घर में चोरी करने पहुंचा जहां उसने पहले भी चोरी की थी। करीब रात के 2 बजे उसने सोते हुए विंसेंट को गोली मार के हत्या कर दी। गोली की आवाज़ सुनकर उसकी बीवी मैक्सिन की नींद खुली, जिसको रिचर्ड ने बहुत मारा पीटा और उसके हाथ बांध दिए। रिचर्ड ने मैक्सिन से पूछा कि घर का सारा कीमती सामान कहाँ पर रखा हुआ है और फिर वो सामान लूटने लगा। जब रिचर्ड सामान लूट रहा था, मैक्सिन ने अपने हाथ खोल लिए और अपने पति के शॉटगन तक पहुंच गई, लेकिन वो शॉटगन लोडेड नहीं थी। जैसे ही रिचर्ड ने उसके हाथ में वो गन देखी, उसे इतना गुस्सा आया कि उसने मैक्सिन पर 3 बार गोली चलाई और उस पर लगातार चाकू से वार किए। उसी चाकू से वैक्सीन की उसने दोनों आंखें निकाल ली और उसे एक ज्वेलरी बॉक्स में डाल दिया और उस ज्वेलरी बॉक्स को सुवेनियर के तौर पे अपने साथ रख लिया। विंसेंट और मैक्सिन के घर के गार्डन में ऐसे फुटप्रिंट्स मिले जो एविया कंपनी के जूते के थे। ये इकलौता सबूत था जो पुलिस के पास उस टाइम तक हाथ लगा था। 14 मई 1985 को रामीरेस 64 साल की बिल डॉय और उसकी अपाहिज बीवी 56 साल की लिलियन के घर में घुसा। यहाँ पर उसने बिल डॉय को गोली मारकर हत्या कर दी, फिर उसकी पत्नी का रेप किया और फिर घर लूटकर भाग गया। बिल डॉय ने अपना दम हॉस्पिटल में तोड़ दिया था। इसी महीने की 29 मई को रामीरेस एक चोरी की हुई कार से 83 साल के मेबल और उसके अपाहिज बहन फ्लोरेंस के घर गया। उनके घर में उसे एक हथौड़ा मिला जिसे यूज करके उसने उन दोनों बहनों पर वार किया और उनका रेप किया। उन दोनों को मारने के बाद मेबेल की थाई पर उसने लिपस्टिक के साथ सैटानिज्म यानी कि शैतान का निशान बनाया और चोरी करके फरार हो गया। चुराई हुई गाड़ी लेकर वो अगले दिन 2 जुलाई को 75 साल की मेरी के घर घुसा। उसी के किचन में पड़ा हुआ चाकू लेकर उसने उसे बार बार कोद कर हत्या कर दी। इस इंसान की हैवानियत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो ना ही बच्चों को छोड़ता था और ना ही बूढ़ों को। जितना वो शैतान की पूजा करता था उतना ही भगवान से भी डरता था। एक ऐसा ही वाकया हुआ। 3 दिन बाद वो 16 साल की विटनी के घर घुसा। उसके सर पर उसने बहुत जोर से लोहे की रॉड से मारा। जब उसे लगा कि वो मर गई है तब वो घर में कीमती सामान ढूंढने लगा, पर तभी विटनी को होश आया। ये देखकर वो डर कर भाग गया क्योंकि उसे लगा कि खुद जीसस क्राइस्ट उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 जुलाई को वो 60 साल की जॉइस के घर में गया, जिसके मुंह पर उसने अपने पैरों से इतनी बार मारा कि उसके मुंह पर एविया कंपनी के जूतों के निशान पड़ गए। उसी दिन वो 63 साल की सोफी के घर भी पहुंचा, जिसका उसने रेप किया और फिर चोरी करके वहां से भाग गया। 20 जुलाई 1985 को वो 68 साल की मैक्स और 66 साल की लैला के घर में घुसा और उन दोनों को मैशेटी से काट कर मार दिया। 6 अगस्त की रात रिचर्ड क्रिस्टोफर और पीटरसन के घर में घुसा, जहां उसने उन दोनों को सिर पर गोली मार दी। 8 अगस्त को रिचर्ड सेकिना और एलियस के घर में घुस जाता है। वहां पर सोते हुए एलियस को गोली मार देता है और सेकिना का रेप कर देता है और वहां से भाग जाता है। क्राइम सीन पर पुलिस को एविया के शूज़ के फुटप्रिंट मिलने के बाद उन्होंने एविया शूज़ के मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पता लगाया है कि 11.5 साइज़ का सिर्फ एक ही जूता लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में शिप किया गया था, जहां पर सारे के सारे ये क्राइम्स एक के बाद एक हो रहे थे। उस समय की सैन फ्रांसिस्को की मेयर ने इस शूज़ के बारे में और रिचर्ड कौन सी गन यूज़ करता है उसके बारे में टीवी पे दिखा दिया। मीडिया ने उसे द नाइट स्टॉकर का नाम दे दिया। इन बातों से पुलिस काफ़ी नाराज़ हुई क्योंकि कुछ ही दिनों में पुलिस को वो शूज़ गोल्डन गेट ब्रिज के पास पड़े हुए मिले। रिचर्ड अब वो शूज़ पहनना छोड़ चुका था और पुलिस को इसी बात का डर था। 24 अगस्त रिचर्ड एक चुराई हुई ऑरेंज टोयोटा में ट्रैवल करता हुआ जेम्स रोमेरो के घर पहुंचा। रोमेरो के 13 साल का बेटा जेम्स उस समय जगा हुआ था। उसने रिचर्ड रामीरेस के फुटस्टेप्स की आवाज़ सुन ली और अपने पेरेंट्स को जगा दिया। घर के अंदर आती हुई आवाज़ों से रिचर्ड्स डर गया और उसने भागने का फैसला किया। जेम्स तेज़ी से बाहर भागा। उसने गाड़ी का कलर और उसका मॉडल और आधा अधूरा लाइसेंस प्लेट का नंबर नोट डाउन किया। जेम्स ने बाद में पुलिस को फ़ोन कर बताया कि उसने एक चोर को भागते हुए देखा हुआ है और उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कोई चोर नहीं बल्कि उस समय का सबसे खतरनाक सीरियल किलर है
और ये लोग बाल बाल बचे थे। उसी रात रिचर्ड बिल और आइनेस एरिक्सन के घर में घुस जाता है, जहाँ पर बिल को वो 3 गोली मार देता है और एरिक्सन का रेप करता है। रिचर्ड ने एरिक्सन के साथ वही सलूक किया जो बाकी लोगों के साथ किया था। उसे मारा पीटा, उसका रेप किया और उसके बाद एरिक्सन से ये कहा कि शैतान की कसम खाए कि वो शैतान से प्यार करती है। जाते हुए रिचर्ड ने आइनेस को ये भी कहा कि वो सबको बता दे यहाँ और कोई नहीं बल्कि नाइट स्टॉकर आया था। आइनेस ने रिचर्ड के जाते ही अपने पड़ोसियों से मदद मांगी और बिल को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर उसकी जान बचा ली गई। आइनेस एरिक्सन ने पुलिस को कॉल करा। एरिक्सन ने रिचर्ड की एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोफाइल इन्वेस्टिगेटर्स को दी और पुलिस को घर से रिचर्ड के फुटप्रिंट्स भी मिले। जिस टोयोटा गाड़ी को रिचर्ड छोड़कर गया था, पुलिस वालों को उस कार के रियर व्यू मिरर पे उसके फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए, जिसे वेरीफाई करने पे पता चला कि ये किसी रिचर्ड रोमारिस नाम के इंसान से मैच करते हैं। रिचर्ड रोमारिस के ऊपर काफ़ी सारे ट्रैफिक और ड्रग वायलेशंस के केसेस लगी हुई थी। कमाल की बात तो ये है दोस्तों, जिस सिस्टम की मदद से रिचर्ड रोमारिस के फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई किया गया वो हाल ही में इंस्टॉल किया गया था और इसमें जनवरी 1960 के बाद पैदा हुए लोगों के ही फिंगरप्रिंट्स की इंफॉर्मेशन थी। 30 अगस्त 1985 को रामीरेज एरिज़ोना जाते हुए एक बस में बैठ गया। वो अपने भाई से मिलने के लिए निकला हुआ था और इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि कैलिफोर्निया के हर बड़े अखबार में और हर न्यूज़ चैनल पर उसकी फ़ोटोज़ दिखाई जा रही है और सिटी के अंदर और सिटी के बाहर दोनों जगह पुलिस वालों की तगड़ी फील्डिंग लगा रखी है। जैसे ही बस में बैठा, एक बूढ़ी औरत के ग्रुप ने उसे पहचान लिया और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उतने में ही रिचर्ड भागती हुई बस से कूदकर निकल गया। बस से उतरते ही एक लेडीज जिसका नाम एंजेलिना था, उसके हाथ से गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश करी। तभी एंजेलिना के हस्बैंड ने उस पर अटैक कर दिया। आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने भी रिचर्ड को पहचान लिया और सब लोगों ने मिलकर उसे कूटना शुरू कर दिया। लोगों की मार से वो इस तरह से डर चुका था कि वो भीख मांगने लग गया कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तब तक वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। गिरफ्तारी के 3 साल बाद रिचर्ड का ट्रायल शुरू हुआ। जुलाई 22, 1988 को उसकी फर्स्ट कोर्ट अपीयरेंस हुई। वो जैसे ही कोर्ट में घुसा, उसने कहा हेल सैटन, यानी कि सैटन की जय हो। जिनके एम्प्लॉइज से पता चला कि उसने रिचर्ड को कहते हुए सुना है कि वो कोर्ट रूम में गन स्मगल करके प्रोसिक्यूटर को ही गोली मारकर हत्या कर देगा, जिसके बाद कोर्ट में मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल करवाया गया। इसके बाद सेकेंड ट्रायल 14 अगस्त को होना था, पर यह भी नहीं हो पाया क्योंकि जूडी की होटल में ही गोली मारकर हत्या कर दी। बाकी सारे जूडी काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ गए थे क्योंकि ये मर्डर रामीरेज ने करवाया था। उस वक्त लोगों को लगने लगा कि रामीरेज के जेल के बाहर भी कॉन्टैक्ट्स है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। बाद में पता चला कि उस जूडी की हत्या उसी के बॉयफ्रेंड ने करी थी। उसके बाद ट्रायल पूरे 1 साल तक चला और 20 सितंबर 1989 को रिचर्ड को 43 चार्जेस पर कन्विक्ट किया गया, जिसमें से 13 मर्डर के थे। उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। जब रामीरेज जेल में सज़ा काट रहा था, उसी दौरान उसके काफ़ी फैंस भी बन गए, जिसमें से सारी ही लड़कियां थी और जिनमें एक नाम डॉरिन का था, जिसने 75 लेटर लिखे थे। 1996 में उन दोनों ने प्रिजन में ही शादी कर ली। डॉरिन को हर बार यही लगता था कि रिचर्ड को फंसाया जा रहा है और उसने कोई कांड किया नहीं है, पर जैसे ही 2009 में रिचर्ड को 9 साल के मेल लियो के केस से कनेक्ट करा गया, तब डॉरिन ने उसे छोड़ दिया। 2013 में रिचर्ड रामीरेज की मौत कैंसर की वजह से हुई। इंसान के रूप में इस शैतान की कहानी सुनकर आपकी भी आत्मा कांप उठी होगी। फैक्ट्स एंड फियर आपके लिए हर बार ऐसी कहानियाँ लाता रहेगा। तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें इस कहानी के बारे में। मिलते हैं फिर एक बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।